हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस पाठशाला। मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में। और उसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। आज हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर करा जाता है। इसके साथ हम देखेंगे कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। हम समझेंगे कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को क्रिएट करा जाता है, इसमें जो प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं उनमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से पूरा इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चर करा जाता है। इसके अलावा हम समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से अगर आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस को, तो आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो हम बात करेंगे, हम आज बात करने वाले हैं हेलमेट्स और पीवीसी वायर्स की। अब हेलमेट्स और पीवीसी वायर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और सबसे पहले हम बात करते हैं हेलमेट्स की। तो अगर मैं बात करूँ हेलमेट्स का, तो सबसे अगर कोई भी अगर व्हीकल चला रहा है, टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है हमारे हेलमेट्स। क्योंकि हेलमेट से जो इम्पोर्टेंट एक हमारा एक एक्सेसरी नहीं है बल्कि एक टूल है कि किस तरीके से वो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब भी हम टू व्हीलर व्हीकल्स को राइड करते हैं। क्योंकि अगर हेलमेट्स नहीं होंगे तो मान लीजिए कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है और हमारा जो हेड है वो पूरा बेयर हेड है, मतलब उस पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो बहुत से ऐसे चांसेस हैं और बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स भी हैं जिसकी वजह से एक सीवियर पेन, सीवियर इंजर, और जो कि कहीं ना कहीं पूरे आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। और वो एक ऐसी डिजीज बन सकता है जिसको आप क्योर नहीं कर सकते। उसी वजह से हेलमेट जो है बहुत अहम हिस्सा बनता है, एक तरीके से नेसेसिटी है। क्योंकि डिमांड अगर हम देखें और उसकी नेसेसिटी देखें, तो इसकी नेसेसिटी हमेशा है, ज़्यादा रहती है। और लोग कहीं ना कहीं इसको लापरवाही करते हैं कि कोई हेलमेट पहनता है कोई नहीं पहनता। लेकिन हमेशा एक जो भी सेफ राइडिंग अगर करनी होती है आपको, बेशक जो थोड़ा सा भी डिस्टेंस अगर कवर करना हो, तो आप हेलमेट्स जो होता है वो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा आपको और हमेशा उसको पहन के रखना चाहिए। तो आज हम उसी तरीके से बात करेंगे कि हेलमेट्स आखिर किस किस तरीके के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हेलमेट्स के बारे में। और जैसे मैंने बात करा, वो एक तरीके से बाइक का जो एसेंशियल पार्ट होता है। और जो भी कोई प्लेन राइडर है या फिर जो ड्राइवर है खुद ड्राइव कर रहा है, उन दोनों के लिए हेलमेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कवरेज अगर हम बात करें एरिया का, हमारा जो हेड होता है उसमें कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा एक पूरे फेस स्ट्रक्चर का जो हेड होता है। और अगर हम बात करें जो हेड होता है, अगर इसको हमने एक प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करा किसी भी तरीके से, तो वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा जब, और फोर्स पड़ता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जब भी कोई स्पीड से आ रही है गाड़ी या फिर कोई भी मोमेंटम के साथ आ रहा है, तो कहीं भी जब हमारा एक्सीडेंट होता है या फिर हम थोड़ा-सा भी गिरते हैं और अगर हम सर के बल गिरते गिरते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और उस वजह से हमें एक हार्ड कवर चाहिए होता है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो उसको हमारा जो स्कल है उसको प्रोवाइड करेगा एक प्रोटेक्शन। और उस वजह से हेलमेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और उस तरीके से हमें अगर इसका बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हम इसको एक अच्छे मुकाम पे एक अच्छे रॉ मटेरियल के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा सेफ्टी का पर्पस होता है या फिर जो हमारा गोल होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक हमने एक गोल तय करा होता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो ये चीज़ फुलफिल करेगा। उसी तरीके से जब हेलमेट्स की बात करते हैं, जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो जो हमारा सबसे पहला गोल होता है वो होता है हमारा सेफ्टी। और सेफ्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैंसी हेलमेट्स भी आते हैं जो कहीं न कहीं देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो चीपर होता है और उसमें उतना मटेरियल या फिर उतना जो हमें कुशन प्रोवाइड करना होता है हेड को, वो नहीं होता। और बस एक तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, एक प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं और उस तरीके से वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम गोल बना रहे हैं, हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। और जब वो फुलफ़िल करेगा तभी जाके हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो आगे मार्केट में फैलेगा, एक अच्छा प्रचार होगा उसका, एक अच्छी एडवर्टाइज़मेंट होगी और एक अच्छा जो हम कहते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन जो होता है, पब्लिक जो होगी वो दोबारा आपके वेबसाइट पे आएगी, दोबारा उसको ऑर्डर करेगी और दोबारा रेफ़र करेगी। तो तभी होगा जब आप एक अच्छा हेलमेट बनाएँगे। अगर बात करें कि हेलमेट्स जो हमारा प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन किस तरीके से, अगर हम बात करें कोई भी अगर छोटा एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं भी अगर एक बड़ा एक्सीडेंट भी होता है, उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि मान लीजिए अगर हम बात करें और कोई हमारे बॉडी ऑर्गन्स जहाँ बोन्स हैं, फ्लैशेस हैं, लेकिन अगर जो हमारा सबसे फ्रेजाइल या फिर सबसे जो नाजुक पार्ट होता है वो हमारा हेड की अगर बात करें, वो कभी अगर सर से या फिर रोड से पेवमेंट से टकराता है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल डैमेज को या फिर ब्लड क्लॉटिंग को रूप दे सकता है, जो बहुत ही सीवियर बीमारी हो सकती है और इसका क्या पता लाइफ टाइम तक आपका क्योर नहीं हो सकता। और उस वजह से आपको हेलमेट की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे हेलमेट्स के रूप में। और एक अच्छा हेलमेट वही होता है कि जो हमारे एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करे। हेलमेट का सिर्फ ये काम नहीं है कि आपने कोई भारी भरकम सा सर पे लाद लिया है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके नेक को पे भी असर करता है। बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जिनको ये कंप्लेन रहते हैं कि हेलमेट पहनने की वजह से उनके जो नेक में स्ट्रेन आने लगता है,
क्योंकि हमारा जो लोड होता है बॉडी का वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हमारा हेड है और जो हमारी नेक पार्ट है। तो जो हमारा नेक पार्ट होता है वो बहुत ही एक तरीके से हम बात करते हैं कि लोड सह रहा होता है हमारे हेड का, और उस पे हम हेलमेट और पहनते हैं, तो वो क्या होता है कि बल्की हो जाता है और हेड हो जाता है। लेकिन एक अच्छा हेलमेट वही है जो काफ़ी वेट इफेक्टिव भी हो और साथ 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 अपना जो ऑपरेशन है, जो उसका फुलफिलमेंट है, जो उसका डिज़ायर है, जिस सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो भी फुलफिल करे। और वो तभी होगा जब आप एक अच्छा रॉ मटेरियल चूज़ करेंगे, एक अच्छा आप उसमें मटेरियल लगा रहे हैं, कुशनिंग जो आप देख रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और किस मटेरियल के साथ आप उस पूरी हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो हेलमेट्स हम बना रहे हैं उसमें हम ये ध्यान रखें कि जो हमारा हेलमेट है वो ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो होता है कि हमारा हेलमेट होता है जिसमें वेंटिलेशन भी प्रोवाइड होती है, क्योंकि बहुत से अगर गर्मी के सीज़न हमें कहीं लॉन्ग राइड पे जाना है या फिर गर्मी में वैसे ही उमस या ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और हेलमेट लगा के आपने देखा होगा बहुत से लोगों का हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो स्वेटिंग होती है वो हमारे हेड टू हेड में रह जाती है, और उस वजह से क्या होता है हेलमेट जो पहनते हैं फिर कहीं न कहीं वो बाल जो होते हैं उसके रूट तक वो स्वेटिंग पहुँच के वो उसको डैमेज करते हैं, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, और उस तरीके से वो एक तरीके से बहुत पसीना होता है और एक अनकंफर्टेबल राइड बन जाती है। तो हमें ध्यान देना होता है कि उसमें वेंटिलेशन जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, वो फेस जो है वो शील्ड हो रहा है या नहीं। बहुत से ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं जो, या छोटे-छोटे फ्लाइज़ होते हैं, आपने देखा होगा अगर बिना हेलमेट के अगर आप जा रहे हैं तो धूल कंकड़ और आपकी आँखें जो होती हैं वो आइज़ रेड हो जाती है, और कहीं न कहीं एक अगर मान लीजिए कोई कीड़ा भी चला गया तो वो बहुत सीवियर पेन कर सकता है, और आपको एक इंजरी मतलब आँख में भी एक बहुत ही प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए फेस शील्ड जो होता है जिसको हम इसका शीशा बोलते हैं आमतौर पर, उसको हम अच्छे से बना रहे हैं, नहीं बना रहे, उसकी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी हमारा पूरा फुलफ़िल करना चाहिए। इसके अलावा जो होता है हमारा ईयर प्रोटेक्शन। ईयर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे जो हेड्स के साथ-साथ जो हेड है वो तो है ही हमारा, लेकिन ईयर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, वो एक तरीके से पूरा कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत से ऐसे हेलमेट होते हैं कि मान लीजिए वो, या फिर हम ऐसे हेलमेट बना रहे हैं जो साइज़ में क्या हो रहा है वेरी कर रहा है। तो बहुत से लोग हो रहे हैं उनको अपने साइज़ का हेलमेट नहीं पता होता कि क्या मेरा साइज़ है और किस तरीके से मैं कौन-सा हेलमेट चूज़ करना होता है। तो आप पहले ये एक स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे कि क्या एक सर्कमफेरेंस, क्या डायामीटर होता है उसका हेलमेट का, क्या उसकी डिज़ाइनिंग होती है, क्योंकि हमारा जो हेलमेट का डिज़ाइन है वो पूरा इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूरा जो यूज़र पहन रहा है वो उसका पूरा ईयर जो हो रहा है वो उसको कवर कर रहा है। ईयर के साथ जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रॉपर इसमें वेंटिलेशन जो हम देते हैं यहाँ से देते हैं या फिर नीचे से भी देते हैं, उसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही, प्रॉपर शील्डिंग जो है फेस शील्ड वो हो रहा है नहीं हो रहा। और आजकल बहुत से जो हो रहे हैं अगर बात करें जिस तरीके से लोग हमारे व्लॉग्स बना रहे हैं, या फिर बहुत से लोग जो हो रहे हैं बहुत सोशलाइज भी कर रहे हैं वाइल्ड राइडिंग, क्योंकि बहुत सा एक एक अलग ही इसमें नीश चला गया है, जिसमें एक व्लॉगर जो होते हैं वो बाइक राइड करते हैं और वो एक साथ रैली के साथ जाते हैं, मतलब कि उसमें साथ उनके बहुत सारे टीम मेंबर्स रहते हैं जो राइड पे निकलते हैं कहीं हिल स्टेशन या कहीं दूसरी जगह पे, और वो चाहते हैं कि आपस में कनेक्शन बना रहे। और उस वजह से क्या होता है कि वो फ़ोन तो लगा नहीं सकते अपने हेलमेट के अंदर, तो उस वजह से वो क्या चाहते हैं एक तरीके से इंटरकॉम का जो फैसिलिटी है, जो लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है, मतलब उसमें हम हेलमेट के अंदर ला रहे हैं, वो ये हो रहा है कि हम इंटरकॉम से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके साथ राइडर जा रहा है, वो आपके साथ कनेक्ट हो। और ये सिर्फ़ इंटरकॉम इसलिए नहीं है कि आपके साथ दूर-दूर जो राइडर्स हैं वो भी हों, ये इंटरकॉम उसमें भी काम आता है कि अगर आपके पीछे जो पिलियन राइडर बैठा हुआ है और जब आप दोनों ने हेलमेट लगा रखा है, तो आप दोनों का कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। उस वजह से क्या होता है कि बहुत दूर पे जब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और उस वजह से विंड की वजह से वो सुनाई नहीं देता, उसमें इंटरकॉम की मदद होती है और उस तरीके से ये पूरा काम चलता है। तो एक प्रॉपर हमने एक पूरी इंजरी बचाने के लिए या हेड को बचाने के अलावा हमने ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी होती है जब हम हेलमेट्स की मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर हेलमेट्स की, तो हेलमेट्स के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या-क्या होते हैं और किस तरीके से उनको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम हेलमेट को देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हेलमेट अगर आमतौर पे देखेंगे तो हम पूरे को हेलमेट बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें डीप में अगर जाएँ इसके, तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा हेलमेट का शेल। शेल मतलब कि जिस तरीके से मान लीजिए एक अखरोट है, अखरोट के ऊपर का जो शेल होता है, छिलका होता है, उस तरीके से ये हमारा हार्ड पार्ट है, जो होता है हमारा शेल। इसके अलावा जब हम आते हैं तो वेंटिलेशन देखते हैं, यहाँ पर वेंटिलेशन प्रोवाइड होती है। यहाँ पर एक स्लाइडर टाइप का मैकेनिज़्म होता है, इसको आप स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर पहले से ही जो गैप्स बने होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और इन गैप की वजह से एयर जो होती है वो अंदर जाने लगती है और आपके हेड पे जो होता है वो थोड़ा ठंडक पहुँचाता है और एयर पास होती है। और फिर जब आपको बंद करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इसको स्लाइड कर लेते हैं और स्लाइडर से ये पूरा बंद हो जाता है। तो इसको स्लाइड ऑन या ऑफ करके आप इसको ईज़िली पूरा वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारा शील्ड होता है, ये जो हमारा फेस पे जो आ रहा है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम जो शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एंगल क्या है। मतलब कि जो हमारा विजन होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो हमारा इतना, अगर हम बात करें 180 डिग्री भी विजन नहीं होता, या फिर हम बात करें 270 डिग्री होता है, या फिर 360 तो हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से हमें एक विजन जो होता है वो पूरा फुलफिल देखना होता है कि कहीं हम, जब हम राइड कर रहे हैं तो हमें आसपास का, साइड का थोड़ा बहुत दिखता है या नहीं दिखता। कुछ हेलमेट्स अगर हम बात करें छोटा विजन होगा तो हमें सिर्फ आगे आगे का दिखेगा, और इस तरीके से हमें थोड़ा एक वाइड एंगल लेना पड़ता है ताकि एक पूरा विजन इसका क्लियर रहे, और आसपास जो अगर बाइक आ रही है या कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है उस पर भी नज़र रहे। इसके अलावा जो होता है वो होता है हमारा इंटीरियर सिस्टम। इंटीरियर सिस्टम जो होता है वो हमारे अंदर जो होता है हेलमेट्स के, जो हमारे हेड से कनेक्ट होता है, उसके बात होती है। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है ईपीएस लाइनर। और ईपीएस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेलमेट का, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगते हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ईपीएस, जिसकी वजह से हमारा एक हेलमेट जो होता है पूरा एक अच्छा रूप लेता है। इसके अलावा जो हमारा नीचे जो हम स्ट्रैप बांधते हैं उसमें होता है हमारा चिन स्ट्रैप, और उसके वजह से हम इसको पूरा अपने हेलमेट को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना लूज होता है, कितना टाइट करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हेलमेट जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन लगा रहा है, अगर कोई डिफरेंट पर्सन भी लगा रहा है उसको टाइट या एडजस्ट करना होता है, उस वजह से ये पूरा एडजस्ट करता है। और इस तरीके से हमारे ये कंपोनेंट्स को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं आउटर शेल की, जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा आउटर शेल। आउटर शेल जो होता है वो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसमें कि हम एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, ब्रांड का लोगो देख सकते हैं, और वहाँ पर हम इस तरीके से जितने भी जो डिज़ाइन करनी होती है या फिर लोगो करना होता है अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, उसके अलावा हम उनको देख सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए, इसको डिज़ाइन बनाने के लिए, एक हंकी लुक देने के लिए, या फिर अगर बात करें कि अगर हम लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो उस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। अगर मेल्स के लिए बना रहे हैं हम ऑडियंस के लिए तो उनके लिए अलग डिज़ाइन होना चाहिए। उस वजह से कितने एंगल पे होना चाहिए, कितना उसमें कट्स होने चाहिए, क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो सारा हम आउटर शेल में ध्यान रखते हैं। और जो आउटर शेल का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी रिजिड होता है, क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट जब भी एक्सीडेंट होगा बाई चांस, तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो होगा वो हमारा आउटर शेल पे ही जाएगा। और आउटर शेल को बहुत मजबूत होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आउटर शेल मजबूत नहीं हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो वही हमारा बैरियर है बिटवीन हमारे रोड के या फिर जहाँ भी एक्सीडेंट होने वाला है और उस हमारे हेड के, उसके हम लिए हम एक अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसके हो गया हमारा एबीएस। एबीएस एक टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है, जैसे वेरियस ग्रेड ऑफ प्लास्टिक होते हैं। तो एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरिन जो होता है हमारा एबीएस, ये हमारा जो होता है वो मटेरियल होता है एबीएस, जो आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होता है। और अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक की बात करें तो आपको ऐसा ध्यान आएगा कि बहुत फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है, लेकिन जब एबीएस की बात करते हैं तो बहुत रिजिड और बहुत ही हाई प्लास्टिक होता है। अगर आप इसको एग्जांपल लें तो आपका जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, जो पहले पुराने ज़माने में स्विच बोर्ड्स होते थे, काफ़ी हार्ड मटेरियल के होते थे, और इन प्लास्टिक को आप जलाएँगे तो ये जलेंगे नहीं। मतलब कि इनमें कोई ये अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्ट जलना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ के होते हैं। इसके साथ-साथ ये चेंज भी कर सकते हैं शेप। तो जब शेप चेंज करके हम इसको पूरा हेलमेट का रूप बनाते हैं, और जब ये एक बार ठंडा हो जाता है हेलमेट, और जब एबीएस मटेरियल, तो एक बहुत अच्छा एक टाइट और एक स्ट्रेंथ वाला रूप ले लेता है, जो हमारा काम करता है एक तरीके से हेलमेट को प्रोटेक्ट, हमारे हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिज़ाइन बनाने होते हैं और अलग अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरीके से हम पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल लेते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है, अगर हमें कोई लुक देना है, कोई अलग डिज़ाइन देनी है, जिसमें हमें थोड़ा मोल्डेड शेप बनानी है, उसमें हम थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम केवलार का यूज़ करते हैं, जो भी काफ़ी स्ट्रेंथफुल मटेरियल होता है। और ये जो हम बात करें केवलार जो होता है, अगर आप बात करें तो कहीं न कहीं ये जो फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग कार होती है, उनके टायर्स में भी यूज़ करे जाते हैं इनको मटेरियल को। और इसके अलावा जो कार्बन फाइबर होता है, कार्बन फाइबर जो होता है एक बहुत ही स्पेशल फाइबर होता है ये कार्बन फाइबर। जब भी हमें बात करनी होती है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो की, जब हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ देना है, उसके साथ ही हमें लाइट वेट रखना है, तो हम कार्बन फाइबर का यूज़ करते हैं। और कार्बन कार्बन फाइबर जो होता है, एक हम बात करें सिर्फ ये हेलमेट्स में नहीं, बल्कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, क्योंकि उनको लाइट वेट रखना होता है, तो इसलिए हम उसको कार्बन फाइबर मटेरियल रखते हैं। और इसी तरीके से जो आप देखेंगे बहुत जो बड़ी-बड़ी या फिर महँगी-महँगी कार्स होती हैं, उनमें भी क्या होता है कि इंजन जो पावरफुल इंजन होता है, उसको क्या होता है कि हाई स्पीड में जाना होता है, और उस वजह से क्या होता है जो कार का वेट रखना होता है या फिर बाइक का वेट रखना होता है, वो लूज़ रखना होता है, वो लाइट रखना होता है।
और उस वजह से हम क्या उसको कार्बन फाइबर का बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारा इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग जो हमारा लाइनर होता है, या फिर जो हम बात करें जो इनसाइड का मटेरियल होता है। अभी तो हमने देखा आउटर शेल का मटेरियल, अब जो होता है अंदर का मटेरियल यानी कि इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इम्पैक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हमारा कोई फोर्स लगता है जो बहुत ही कम सेकंड के लिए लगता है, जैसे कि एक्सीडेंट की बात होती है जिसमें कार क्रैश हो गया, बहुत ही कम टाइम में मिली सेकेंड्स में जो क्रैश होता है, लेकिन बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, उसको हम नाम देते हैं इम्पैक्ट का। और यही होता है जब हम एक्सीडेंट होते हैं, जब हम बाइक से अगर या कार से अगर कोई जा रहा है और अगर मान लीजिए ठोकर होती है, तो वो बहुत ही कम टाइम में एक हैवी व्हीकल जो होता है वो हमारे बाइक को जो लाइट वेट होती है उसको इम्पैक्ट देता है, उसको फोर्स हाई फोर्स देता है और बहुत ही कम टाइम के लिए। उस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एक तरीके से इतना फोर्स झेल नहीं पाती और फोर्सफुली वो दूसरे ग्राउंड पे या फिर कहीं और जाके गिर जाती है। और उसको झेलने के लिए अगर मान लीजिए हमारा सबसे पहला पार्ट ही हेड लग रहा है, तो हेड को झेलने के लिए उसका जो इम्पैक्ट जो आएगा उसके लिए हमें एक अच्छा एब्जॉर्बिंग मटेरियल चाहिए होता है, जो कि हम हेड के पास लगा सकें, जो हमारा इनर लाइन होता है। उसके लिए जो हम देखते हैं वो जैसे मैंने बात करा था ईपीएस जो मटेरियल होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो इनसाइड होता है आउटर शेल का, मतलब आउटर शेल का जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, उसमें एब्जॉर्बन लाइनर जो होता है वो यूजुअली किस तरीके का बना होता है, वो बनाता है ईपीएस। अब ईपीएस जो होता है वो होता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। अब एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो आपने देखा होगा कि जो अंदर का जो हेलमेट का पार्ट होता है, आपने सोचा होगा कि काफ़ी थर्माकोल टाइप है या फिर काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन वो एक मटेरियल होता है, वो होता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। अब एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन का मतलब क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन जो होता है एक तरीके से मटेरियल होता है, इसमें काफ़ी हार्ड जो मटेरियल होता है और इसको हम एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने से क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए जैसे गुब्बारा फूलता है या फिर हम बात करें कि एयर अगर भर जाती है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। और वही मटेरियल जो होता है, जो हार्ड मटेरियल होता है, उसको एक्सपैंड करके हम उसको एक कुशनिंग बना देते हैं, ताकि जब भी इम्पैक्ट लगे तो वो झेल पाए। और क्योंकि वो मटेरियल खुद में इतना स्ट्रेंथफुल है, उसको ही हमने एक्सपैंड कराया है, उसमें कोई हमने ऐसा नॉर्मल एयर नहीं भरी हुई है, बस उसको एक्सपैंड कराया मटेरियल को, और उस वजह से हम उसको एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। क्योंकि वो अब इम्पैक्ट जो होता है वो अच्छे से झेल जा पाएगा। और जब भी आप रॉ मटेरियल की बात करें तो आप ईपीएस का जो मटेरियल है वो अच्छे ग्रेड का ही लें और अच्छे सप्लायर से लेंगे, तभी जाके आपको एक अच्छा हेलमेट बना पाएंगे। इसके अलावा जो होता है इसका अगर हम बात करें, इसमें काफ़ी डेंस लेयर होती है। अब डेंस लेयर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम बात करें कि कोई लेयर होती है, अगर मान लीजिए हमारे जो हाथ हैं, वो अगर मान लीजिए ये लेयर्स ही हैं, अगर हम इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है या फिर कोई कम लेयर है, तो वो सीधा जाएगा और ऐसे नॉर्मली कॉन्टैक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर इसमें इंटरलिंकिंग है और इसमें जाके फँस जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसी वजह से काम आता है ये डेंस लेयर का। अब डेंस लेयर से क्या होता है कि जब भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, मान लीजिए डेंस लेयर है काफ़ी, तो क्या होगा जब इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, जब इस पे फ़ोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, सारी लेयर जो होती है वो एक जगह आ जाएँगी और उसको इम्पैक्ट को बाहर जाने से या फिर हम बात करें हमारे सर पे लगने से बचाएगी। क्योंकि उसमें इतनी सारी इंटरलिंकिंग हो रखी है, इतना सारा डेंस है वो मटेरियल, क्योंकि वो अपने में ही झेलना लगेगा और जितना झेल पाएगा वो, फिर उसके बाद ही आपको हेड तक वो कोई इंजरी पहुँचेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है और वो काफ़ी सह लेगा अपना पार्ट। तो ये जो होता है हमारा, ये काफ़ी यूज़फुल होता है ईपीएस मटेरियल जो होता है शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए, उसको ही हम यूज़ करते हैं। एक तरीके से इम्पैक्ट को सोख लेता है, जिस तरीके से स्पंज में पानी जो होता है वो सोख लेता है, स्पंज पानी को सोख लेता है, उसी तरीके से जो हमारा ईपीएस है वो हमारे इम्पैक्ट को सोख लेता है और उसको आगे ट्रांसफ़र होने से बचाता है। अब बात करें हमारे कंफर्ट पैडिंग की, जो कि हमारा इनसाइड होता है। अब सीधा हम ईपीएस के साथ और हमारे जो अगर जो आउटर शेल है उसके साथ ही हम अगर हेलमेट पहनेंगे, तो हमें कहीं न कहीं वो गड़ने लगेगा और उस वजह से हम चाहते हैं कि कुशिंग प्रोवाइड करें, एक कुशन प्रोवाइड करें, जो कि देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो और हमारे हेड पे भी वो ऐसा भार ना लगे। तो उस वजह से हम सॉफ्ट लेयर का यूज़ करते हैं और सॉफ्ट लेयर का यूज़ करने के साथ ये हमारा काफ़ी लाइट वेट रखता है और हमें एक कम्फर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा जो उसका फिटिंग है और उसका कंफर्ट है वो भी होना चाहिए। और उसी की वजह से जब ये हमारा सॉफ्ट लेयर लगाते हैं, तब आप देखेंगे हेलमेट जो होता है हमें एकदम टाइट से बांध के रखता है। और वो हेलमेट आपको नहीं लेना चाहिए जो आप अगर बहुत बस पहन रहे हैं लेकिन लूज़ है, वो हमारे ईयर्स पे प्रेशर नहीं डाल रहा या फिर हमारे स्कल्स को, हमारे हेड को टाइट से दबा के नहीं रख रहा कहीं से, तो वो हेलमेट एक तरीके से यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जब भी इम्पैक्ट होगा तो वो कहीं न कहीं हिल जाएगा और हिलेगा नहीं। और उसी वजह से ये क्या होता है कि एक जो कंफर्ट और जो स्नग फिटिंग प्रोवाइड करनी होती है, वो हमारा कंफर्ट जो लेयर बन रही है इनसाइड वाली, उसके साथ ही बनेगी और उसके साथ ही ये पूरा फुलफिल होगा।
बात करें ये जो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है, इसके साथ-साथ जो हमारा, क्योंकि जितनी भी हीट और इवेपोरेशन होनी चाहिए हमारी बॉडी के साथ, जो हमारा हेयर के साथ जो हीट लॉस हो रहा है, जो पसीने आ रहे हैं, उसको भी इवेपोरेट करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, और वो भी ये सब ये प्रोवाइड करता है। और जो कुछ जो हायर हैंड्स जो हेलमेट्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं कि आप पैडिंग को रिमूव भी कर सकते हैं, उनको वॉश भी कर सकते हैं, और इसके साथ आप उस हेलमेट को रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक नई आप इसमें मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पर आप हेलमेट का जो इनर पार्ट होता है, जो इनर लेयर होती है, जो हम सॉफ्ट मटेरियल होता है, वो भी आप देखेंगे बहुत से हेलमेट्स होते हैं, उनमें डस्ट हो जाती है, उसमें क्या होता है कि जर्म्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती है अगर, और वही हमें हेलमेट बार-बार लगाए जा रहे हैं, बार-बार लगाए जा रहे हैं, तो उसको वॉश कर भी सकते हैं आप, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप उस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक ऐसा हेलमेट, जिसमें इनर लेयर जो है वो रिमूव हो सकती है, और वापस से आसानी से फिट हो सकती है। अब बात करते हैं रिटेंशन सिस्टम की। रिटेंशन सिस्टम यानी कि जो चीज़ हमको होल्ड करके रखता है, जो आपका चेन स्ट्रैप होता है, जो कि बेसिक पार्ट होता है। यहाँ पर जो हमारे स्ट्रैप्स होते हैं, और उन स्ट्रैप्स में एक बकल होता है जो लॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, और वो एक प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई इम्पैक्टफुल एक्सीडेंट हो रहा है, तो हेलमेट जो है वो उड़ के निकल ना जाए, या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई ढीला हेलमेट भी है, तभी वो कहीं न कहीं हमारे चेन स्ट्रैप बचाए रखेगा उसको, और होल्ड करके रखेगा अपनी जगह पे। तो जनरली जो होता है वो देयर 2 टाइप्स ऑफ हेलमेट स्ट्रैप्स होते हैं। एक होता है क्विक रिलीज, और एक होता है हमारा डबल डी टाइप। अब डबल डी टाइप क्या होता है कि पहले जो हम बात करते हैं डबल डी टाइप में, उसमें थोड़ा टाइम लगता था होल्ड करने में, इसीलिए अब देखा होगा आपने कि एक हाथ से बस एक बटन दबाना होता है, और वो हमारा लूज हो जाता है, और वो हमारा क्विक रिलीज वाला हो जाता है। और वहीं दो हाथ पकड़ के आपको फिर बकल को टाइट करना पड़ता था, तो उसको आप डबल डी टाइप भी यूज कर सकते हैं। और अगर वैसा बिजनेस, अगर आप वैसा हेलमेट बनाना चाहते हो, तो आप डबल डी टाइप या क्विक रिलीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रेफर है कि एक ही हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो रिमूव करे, और फिर अपनी गाड़ी लगाए, पार्किंग में लगाए, जहाँ भी लगाए, और क्विक रिलीज करके हेलमेट को डिस्चार्ज करे, और फिर अपना वो काम पे जा सके। मोस्ट हेलमेट स्ट्रैप्स और बकल्स जो होते हैं वो विद स्टैंड करते हैं टेंसाइल लोड। अगर टेंसाइल लोड की बात करें, तो टेंसाइल लोड वो लोड होता है जब भी कोई खिंचाव होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई रस्सी है, उसको हम खींच रहे हैं, तो उस पे एक तरीके से लोड लग रहा है, वो लगता है हमारा टेंसाइल लोड। और एक पॉइंट आने के बाद वो रस्सी मान लीजिए बीच में से टूट जाती है, तो जब तक वो टूटे ना, तब तक वो लोड जितना झेल पाती है वो टेंसाइल लोड होता है। और यही काम होता है हमारा स्ट्रैप का। स्ट्रैप जो होता है, अगर मान लीजिए हेलमेट हमारा खींच के बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन जो लोड उसको बचा के रख रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, और वो हमें देखना होता है कि कितनी स्ट्रेंथ वो झेल सकता है। तो ज़्यादातर जो हेलमेट्स होते हैं, उसकी टेंसाइल लोड जो होती है, वो हमारी होती है 400 केजी तक। इतना वो, जो हम बात करते हैं, इतना अमाउंट ऑफ लोड जो होता है, वो उसको झेल सकता है, और उसके बाद वो टूट सकता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप इतना लोड उसको लेके चलें, ऐसा मटेरियल उसको यूज़ करें कि वो जो स्ट्रैप है, वो जल्दी से डिस्चार्ज, या फिर हम बात करें टूट ना जाए, और उस वजह से हम कहीं इंसिडेंट जो एक्सीडेंट है, वो हो ना जाए। अब बात करते हैं, हमने अभी हेलमेट से कंपोनेंट के देखे, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हेलमेट क्या होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कौन-कौन से हेलमेट हैं ऐसे जिसमें आप इसको इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, और उसके साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन अगर बात करें कैटेगरी की, तो हमारे पास जो 6 ऐसे टाइप्स ऑफ हेलमेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें नॉर्मल अगर हम अभी देखते हैं, तो हमें लगता है कि बस हेलमेट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, और उनका एक काम भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वो हमारा होता है, अगर सबसे नॉर्मल हेलमेट की बात करें, वो होता है हमारा फुल फेस हेलमेट। अब फुल फेस हेलमेट ही होता है, ज़्यादातर लोग इसको देखा होगा, ट्रेडिशनल में काफ़ी कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, फुल फेस, जैसे कि नाम बता रहा है, पूरा आपका जो फेस होता है, पूरा एरिया कवर होता है आपका, यहाँ आपकी विज़न पार्ट होता है, और पूरा हेड जो होता है, वो हेड पूरा कवर रहता है, और यहाँ पर आपका पूरा नेक पे आराम से शोल्डर पे वो बैठ जाता है। और इस तरीके से ये हमारा जो हम नॉर्मल हमारी बाइक का राइड कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल जो हम रोड पे जा रहे हैं, उसके लिए प्रेफ़र होता है। वहीं हम बात करें अगर हमारे दूसरे हेलमेट की, तो वो होता है हमारा ऑफ रोड हेलमेट। ऑफ रोड हेलमेट मतलब कि अगर जैसे हम बात करें कि जो हमने नॉर्मल अगर हेलमेट चला रहे हैं, तो वो हम व्हीकल्स के लिए ज़्यादातर हेलमेट फुल फेस हेलमेट प्रेफर करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आज से बहुत लोग जो होते हैं, वो एडवेंचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिली एरिया पे जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑफ रोड होता है। और ऑफ रोड में क्या होता है कि हमें एक अच्छा हेलमेट चाहिए होता है, स्ट्रेंथ का भी चाहिए होता है, और एक अच्छे विजन के साथ भी चाहिए होता है, जिसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी होती है। जैसे मैंने इंटरकॉम की बात करी थी, वो भी उसमें अटैच हो सकता है, उसको अपग्रेड हो सकता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट विजन्स भी होते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे हेलमेट आ रहे हैं जिनके जो विजन हो रहा है, वो काफ़ी शाइनी हो रहा है, काफ़ी रंग बिरंगा भी होता है।
तो जब भी हमें कोई यूवी रेज़ पड़ रही होती है या फिर हम बात करें सनलाइट पड़ रही होती है तो काफ़ी वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है बाइक राइड करने में। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हेलमेट्स आ गए हैं जिसमें रंग-बिरंगे या फिर हम बात करें शील्ड ऐसी आ गई है, जो हमें प्रोवाइड करती है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कि हम विज़न जो है हमारा वो क्लियर रहे और उसको देख सकें आसानी से। और वो कहीं न कहीं हमारे साथ ऑफ रोड हेलमेट के साथ भी होता ही है, उसमें भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। इसमें आप एक अच्छा एक लुक भी हो सकता है, एक बल्कि लुक और एक अच्छा डिज़ाइन के साथ इसको बहुत से लोग प्रेफ़र करते हैं आजकल जो यंग जनरेशन है। और ये जो मार्केट है ये बहुत अच्छा मार्केट है अगर आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हर एक कम्फ़र्ट इसमें इंटरकॉम भी लगा होता है, इसमें वेंटिलेशन भी पूरी अच्छी प्रोवाइड करी होती है, इसके साथ अच्छी कवरिंग भी होती है और एक एक अच्छा लुक देता है, कंप्लीट लुक देता है। राइडर जो होता है वो पूरे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शौक में बाइक चलाते हैं और उनको एक एक्सेसरीज़ गैजेट करने का, कलेक्ट करने का एक बहुत शौक होता है और वो कहीं न कहीं ये शौक जो होता है पूरा फुलफ़िल करता है अगर आप अच्छे से मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे हेलमेट चाहिए हमें जो हमें पूरा दोनों इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करे और वो होता है एक तरीके से हमारा डुअल स्पोर्ट हेलमेट। अब डुअल स्पोर्ट हेलमेट क्या है, इसको आप रफ एंड टफ टाइम में यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर नॉर्मल ऑफ राइडिंग भी चलनी है, ऑफ रोड में भी चलना है, नॉर्मल रोड पे भी चलना है, तो आप वहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी इंटरकॉम कर सकते हैं ऐड, इसमें जो वाइज़र्स होता है, जो इसका विज़न होता है, उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट पैनल से चेंज कर सकते हैं और उसके साथ आप इसके अलग से प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर। अगर मान लीजिए जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा शेड भी हो रहा है कि कहीं अगर लाइट भी आ रही है, फॉल कर रही है, तो वो अच्छे से उसको प्रोवाइड करे और अच्छे से पूरा उसको कवर आउट कर रहे हैं। इसके साथ ही इनके डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितना वैरी कर रहा है। वहीं अगर आप देखें यहाँ पर सिंपल जो हेलमेट है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा अगर यंग जनरेशन की बात करें उनको अगर खरीदना होगा। वहीं अगर इसके बात करें तो इसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा स्टाइलिश है। इसके साथ-साथ इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप ऐसा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कस्टमाइज़्ड हेलमेट आप बेच रहे हैं, जिसके साथ आप उसमें कोई वेरियस डिज़ाइन्स हैं, कुछ पोस्टर्स हैं, बहुत कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हैं, स्लोगन्स हैं, उसके साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी डिमांड रहेगी लोगों की जो आप ऐसा स्टार्ट करेंगे अगर। इसके अलावा जब ये जो 3 बेसिक हेलमेट्स हैं, इसके साथ हम बात करें अगर जो हमारे पिलियन राइडर्स के लिए होता है जनरली, वो हमारा होता है 3 क्वार्टर हेलमेट और इसके साथ ही हमारा जो होता है वो हाफ फेस हेलमेट होता है। और ज़्यादातर जो बहुत कॉमन यूज़ करा गया है वो हाफ फेस हेलमेट्स होता है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट रंग चेंज करके, आप कलर चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कहीं कभी-कभी इसमें क्या होता है जो हमारा आगे का शील्ड होता है अवेलेबल होता है, किसी-किसी में नहीं होता और इसमें ज़्यादातर वो शील्ड जो होता है वो नहीं होती है, वो सिर्फ़ एक पिलियन राइडर के लिए होता है प्रोटेक्शन के लिए बस हेड को। वहीं अगर 3 क्वार्टर हेलमेट की बात करें तो यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोटेक्शन भी दिया होता है, जो हमारे विज़न्स को पूरा देता है और कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी हम बात करें एयर की जो हमारे आँख में जाना होता है, उससे ये बचा के रखता है। इसके अलावा हमारा एक जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा जो हेलमेट है, वो होता है हमारा फ्लिप अप हेलमेट। अब फ्लिप अप हेलमेट भी आपने देखा होगा बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप चाहे तो अगर मान लीजिए बहुत सा इसका वेट लगता है अगर किसी ने अगर ये पूरा हेलमेट लगाया होगा, उसको कहीं न कहीं एडजस्ट करने में या फिर उसको बात करने में सफोकेशन कभी होती है। तो वो इसका ये हम एक पॉसिबिलिटी देते हैं कि हम इसको जो पूरा हेलमेट है, उसको हाफ़ भी कर सकते हैं, मतलब कि स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो वो नीचे से यहाँ से जो जॉइंट होता है, यहाँ से ये पूरा पार्ट जो होता है वो उठ जाता है और वो ऊपर चला जाता है। और इसको आप डुअल में एक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल राइड पे जाना है, नॉर्मल अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप उसको फुल फेस हेलमेट बना सकते हैं। उसके साथ ही आप जब आपने इसको फ्लिप करा तो आप इसको हाफ हेलमेट बना सकते हैं। दोनों में मिरर रहता है और दोनों अच्छा फंक्शन करते हैं। तो अगर किसी के पास ये हेलमेट है तो किसी और हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इस हेलमेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अलग-अलग लोगों के अलग-अलग यूजेस होते हैं, अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से वो बिज़नेस या फिर हम बात करें हेलमेट्स जो होता है वो खरीदते हैं। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कौन से हेलमेट बनाना चाहते हैं, कस्टमाइज़ हेलमेट भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, उसके साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने की बात आई तो सबसे मेन हिस्सा हम बात कर लेते हैं उसके रॉ मटेरियल्स का, कि अगर बात करिए कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन-सा हेलमेट बनाना है, तो चलिए अब देखते हैं हम कौन-कौन से रॉ मटेरियल इनकी रिक्वायरमेंट होगी। जो बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो होता है हमारा ईपीएस, जो हमने बात करी थी एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन की। इसके अलावा जो होता है हमारा आउटर शेल बनाने के लिए एबीएस की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो होते हैं वो एपीएस और एबीएस जो होते हैं वो प्लास्टिक के दाने के रूप में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के दाने हैं जिनको हम ग्रैनुअल्स भी कहते हैं। तो इन प्लास्टिक के दाने की आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके सप्लायर से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि किस-किस इंडस्ट्री में उन्होंने सप्लाई करा है, कैसे-कैसे रॉ मटेरियल, किस ग्रेड के मटेरियल को उन्होंने सप्लाई करा है।
और उसके साथ हम यूज़ करेंगे फ़ोम को, जो हमारे अंदर लगता है वो हेलमेट के। इसके साथ कुछ एडेसिव्स लगेंगे जो जोड़ने में फ़ोम और हमारे जो हेलमेट का कवर रहता है, शेल रहता है, उसको जोड़ने में काम आता है। जो हमारे लॉक स्ट्रैप्स रहते हैं, जो बत्ती कहते हैं जिसको हम, और उसको स्ट्रैप करने के लिए। इसके अलावा जो होता है हमारा लैक्वर ग्लास। अब लैक्वर ग्लास क्या होता है? लैक्वर ग्लास जो होता है, आपने जो हम हेलमेट के आगे जो शीशा लगाते हैं, वो शीशा आपने देखा किस तरीके का होता है कि वो एक ऐसा मिरर नहीं होता कि सीधा गिरा तो टूट गया। एक प्लास्टिक सा उसमें एक फ़ील होता है, और वो उसको हम कहते हैं लैक्वर ग्लास। और वो एक डिफरेंट फाइबर से बना होता है, जो हमारे ग्लास के रूप में भी एक एक्ट करता है, और एक हार्ड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वरना क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई छोटा सा कंकड़ भी आया, अगर हम नॉर्मल मिरर लगाते, तो वो क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, वो काफ़ी वहीं चकनाचूर हो जाता है। लेकिन ये जो होता है लैक्वर ग्लास, ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल होता है, और अपना ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ही चूरा-चूरा हो रहा है, या फिर बात करें कि हर एक पार्टिकल इसके टूट जा रहे हैं। वो बल्कि अपने में ही मोल्ड होता है और जल्दी से टूटता नहीं है। इसलिए हम उसको लैक्वर ग्लास को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें ब्रांडिंग करनी होती है, जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स लगाने होते हैं, उसके साथ हम इस बिज़नेस को पूरा स्टार्ट करते हैं। अब हमने रॉ मटेरियल की अगर बात कर ली, तो डेफिनेटली हम बात करते हैं मशीन्स की, किन-किन मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है हेलमेट बनाने के लिए, और किस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी प्लास्टिक की बात होती है, ग्रैन्युल्स की बात होती है, तो जनरली जो प्रेफर्ड मशीन है, सबसे पहली मशीन जो होती है, आप देखेंगे वो होती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती है? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होता है, एक तरीके से आपका, जैसे ये बोल रहा है इंजेक्शन, नाम है, जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन हम लगाते हैं कि एक साइड से हम धक्का मारते हैं और आगे से हमारा जो होता है सिरिंज में से जो लिक्विड होता है वो निकलने लगता है। और वही एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारा जो होता है, यहाँ पर एक एक्सट्रूडर है, जिसके अंदर ये बैरल होता है। जो आपने अभी ग्रैन्युल्स देखे थे या फिर दाने देखे थे, वो एक तरीके से हमारे यहाँ पर ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। जो आपके जो दाने हैं वो यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, जिसको हम हॉपर कहते हैं। और यहाँ से वो हॉपर, जो प्लास्टिक के जो दाने होते हैं सॉलिड, वो यहाँ पर से पास होते हैं इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम बैरल कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बैरल जो होता है वो अंदर जो होता है, इसका एक रोटेटरी शाफ्ट होती है, जो उसको रोटेट करते हुए जाती है और मिक्सिंग होती जाती है, और वहीं पर इसका ये एक तरीके से हीटर भी होता है, और उसको हीट करता हुआ जाता है और सेमी सॉलिड स्टेट में ले आता है। सेमी सॉलिड स्टेट में लाने के बाद आप जो ये असेंबली देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर आपका मेन काम होता है। अब आपका एक तरीके से सेमी सॉलिड स्टेट हो गया है, उसको आप जो भी शेप देना चाहते हैं उस तरीके का मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बन जाने के बाद हम उसको यहाँ पर मोल्ड फिट करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ से इसको पुश करते हैं, जो हमारा लिक्विड मटेरियल, जो सेमी सॉलिड स्टेट का मटेरियल है, वो अंदर इंजेक्ट होता है, जिसकी वजह से नाम पड़ा इंजेक्शन। और वहाँ पर हमारा वो उस शेप का लेता है, मोल्ड होता है, जिस तरीके का मोल्ड डाला हुआ है। तो इस तरीके से इंजेक्ट जो होता है वो मोल्ड बन के बाहर निकल के आता है। और डिफरेंट डिफरेंट एक मोल्ड से हम वेरियस टाइप ऑफ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उसको हम बनाते हैं। और ये मशीन ऐसा नहीं कि सिर्फ हेलमेट में ही हम यूज़ कर रहे हैं। जहाँ कहीं प्लास्टिक की बात हो रही है, यहाँ तक कि आपके जो घर की बाल्टी है, मग है, जो वेरियस टॉयज़ बनते हैं बच्चों के, वो सब इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ही बनता है, और ये बहुत अहम हिस्सा होता है हमारा। इसके अलावा जब हमें स्टिचिंग मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हम फॉर्म्स बनाते हैं उसको सिलाई करनी होती है अच्छे से, और हर एक कॉर्नर को, हर एक धागे को उसमें स्ट्रेंथ वाले धागे का यूज़ करना होता है, ताकि अच्छे से सिलाई रहे, अच्छे से फटे ना जल्दी। इसके अलावा रिवेटिंग मशीन चाहिए होती है, जहाँ कहीं हमें किसी मटेरियल को, दोनों मटेरियल को, प्लास्टिक प्लास्टिक को जोड़ना होता है, वहाँ पर हम रिवेट करते हैं, क्योंकि और कोई मटेरियल हम वेल्डिंग तो कर नहीं सकते डेफिनेटली, क्योंकि वो टेम्परेचर सह नहीं पाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसकी वजह से रिवेटिंग हम एक ऑप्शन होता है, उसको रिवेट करते हैं। इसके अलावा डाइस होती हैं, जिस तरीके का हमें शेप चाहिए होता है, जिस तरीके का हमें हेलमेट चाहिए होता है, उस तरीके की डाई बनाते हैं। फिर हम ड्रायर करते हैं, ड्रायर से हम उसको सुखाते हैं। इसके अलावा हम जब हमें टेस्ट करना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन वही होती है, जैसे मैंने बताया था, टेंसाइल टेस्ट जो खिंचाव को चेक करता है, वहीं हम उसको खिंचाव को टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ मशीन है हमारी। अब हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से इसको बनाया जाता है इंडस्ट्री में। और उससे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग का होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या करता है, सबसे पहले ईपीएस यानी कि जो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन है, उसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, और वहाँ से एक हमारा ढांचा बन के आता है, बाहर का जो शेल होता है। अब जब वो शेल बन के आता है इंजेक्शन मोल्डिंग ईपीएस का, तो एक तरीके से वो पूरा शेल कवर होता है एक अच्छे से, जो हमने मोल्ड बनाया हुआ था, जिस टाइप का हमें हेलमेट चाहिए, हाफ हेलमेट चाहिए तो उस तरह का मोल्ड होगा, फुल हेलमेट चाहिए तो उस टाइप का मोल्ड होगा, वो डिपेंड करता रहता है। उसके बाद जब हमारा आउटर शेल बन जाता है, तो हम उसको, अब जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से निकालते हैं मटेरियल को, तो उसमें क्या होता है कि वेरियस लाइनिंग्स होती हैं और वेरियस एक पार्ट्स होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं, जिनको हमें अच्छे से ट्रिम करना होता है, क्योंकि एक स्मूथ, एक शाइनी फिनिश देनी होती है।
उसके लिए हम उसको बफिंग करते हैं। बफिंग मतलब वही कि हम जब उसको पॉलिश करते हैं और सैंडिंग करते हैं। सैंडिंग मतलब क्या होता है कि वेरियस ग्रेड के पेपर्स होते हैं, एमरी पेपर्स होते हैं जिनको हम रगड़ते हैं और उससे एक अच्छी फिनिश आती है। और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो जब भी हम उस पे अगर पेंट करेंगे तो वो अच्छे से उस पेंटिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस पेंट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर बफिंग होने के बाद उसमें एक शाइनी फिनिश आ जाती है। अब जब हमारा पूरा शाइनी फिनिश आ गई, अब हम उसको पेंटिंग करना होता है, पेंटिंग एंड डेकल्स। तो पेंटिंग करने के लिए हम उसको नोजल जो स्प्रे पेंटर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं और इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग पहले बेस लेयर को बनाते हैं, फिर प्राइमर प्राइमर को हम जोड़ते हैं और उस वजह से हम उसको पूरा पेंटिंग बनाते हैं। इसमें जो जनरली पेंटिंग गन्स का यूज़ करते हैं हम। और इसमें साफ़ करने के लिए जब हमारा जो शेल होता है उसको साफ़ करने के लिए हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल या फिर वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो भी स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल है, अगर डस्ट पार्टिकल कहीं पर आ गया और हमने पेंट करा, तो जब वो डस्ट पार्टिकल हटेगा तो वहाँ पर वो क्या होगा, एक खाली स्पेस छोड़ देगा और वहाँ पर पेंट पूरी तरह से गैप बन जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी वजह से हम जब पूरा पेंटिंग और डेकल्स का मतलब होता है जब आपने पेंटिंग कर ली तो उसको जब सजाना होता है, वेरियस स्टिकर्स लगाना होता है, तो उस और कोई एक एम्ब्रॉयडरी टाइप का शेप देना होता है, उस पे कोई पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसको हम डेकल का यूज़ करते हैं। कलरफुल डेकल्स हम उस पे अप्लाई करते हैं और एक अच्छा लुक देते हैं। इसके अलावा जो हमारा अब जब हेलमेट का आउटर पार्ट बन जाता है तो हमें इसमें वेरियस स्ट्रैप्स जोड़ने होते हैं। उसको वाइज़र्स और स्ट्रैप्स को जोड़ के हम डिफरेंट डिफरेंट हमारा हेलमेट की शेप देते हैं और हेलमेट पूरा बन के तैयार होता है। वाइज़र्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाइज़र्स किस तरीके के जो हेलमेट्स के शेप होता है। अगर गॉगल्स के भी होते हैं सिर्फ, जो सिर्फ हमारे फेस, पूरे फेस को नहीं बल्कि आइज़ को ही कवर करते हैं। और उस तरीके से हमारे हेलमेट का पूरा एक रूप बन के आता है। और कुछ ऐसे हेलमेट्स और कुछ ऐसे हेलमेट्स होते हैं जिनको पूरा कवर करना होता है, तो पूरा एक वाइज़र लगता है, पूरा एक शीट लगती है और उस तरीके से हम पूरा उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बात आती है हमारी क्वालिटी चेक की। जब हमारा हेलमेट पूरा बन जाता है तो क्वालिटी चेक करना होता है किस तरीके से हेलमेट जो है वो पूरा बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम वेरियस जो हमने मशीन्स देखी थी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस पे टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम ये एक बहुत ही सेफ्टी के लिए पर्पज़ पे बना रहे हैं। और उसके लिए आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको ड्रॉप टेस्ट होता है, पहले हेलमेट को गिरा के देखा जाता है, उस पे एब्रेशन टेस्ट होता है, पंचिंग टेस्ट होता है और वेरियस टेस्ट होते हैं। उसके साथ जब वो पूरा फुलफिल होता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर जो होता है उसको टिक करता है कि हाँ सब से पास हो गए, तो हम पूरे बैच को रिलीज़ करते हैं और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। जो कॉमन टेस्ट है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट टेस्ट होता है। इम्पैक्ट टेस्ट वही होता है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई ड्रॉप टेस्ट है, जिसको हम एक हेलमेट को बहुत ज़्यादा फोर्स देते हैं कुछ टाइम के लिए और देखते हैं कितना वो फोर्स झेल पाता है। और उसके बाद हम देखते हैं शेल पेनिट्रेशन टेस्ट। शेल पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है, हम शार्पफुल ऑब्जेक्ट या फिर शार्पफुल मटेरियल लेते हैं और उस हेलमेट के सरफेस को, जो आउटर शेल की सरफेस है, उस पे हम उसको दबाते हैं, अंदर प्रेस करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर बाद ये इसका जो पेनिट्रेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऑफ रोड जा रहा है, वहाँ पर चट्टान होते हैं, काफ़ी नुकीली होती हैं और कहीं आपका सर भिड़ा या फिर कहीं आपका सर लगा, तो वो आपको पूरा पेनिट्रेट तो नहीं हो रहा और उसके लिए आपको पूरा हेलमेट उस तरीके से टेस्ट को गुजरना पड़ता है। इसके बाद स्ट्रैप का रिटेंशन टेस्ट देखते हैं, स्ट्रैप टाइट से बंधी है या नहीं, उसको खींच के देखते हैं। टेंसाइल टेस्ट जिसके लिए यूज़ करते हैं। फिर रिजिडिटी टेस्ट होता है। रिजिडिटी टेस्ट मतलब कि वो जो हमारा आउटर शेल है जो हेलमेट का, रिजिड है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा हीट भी दे दी हमने तो वो कहीं पिघलने लगा, या फिर हम बहुत देर से अगर बाइक पे चला रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके जो मटेरियल है वो सिकुड़ने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिजिड रहना चाहिए, अपनी शेप मेंटेन करके रहना चाहिए, वही काम होता है हेलमेट का। इसके बाद वाइज़र और या फिर जो हम फेस शील्ड बोलते हैं उसका पेनिट्रेशन टेस्ट देते हैं। जो उसका हेलमेट का फ्रंट पार्ट है शीशा, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स इम्पार्ट कराते हैं और देखते हैं कि वो टेस्ट फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। इस तरीके से पूरी टेस्टिंग के बाद हम उसको प्रोसेस को पूरा एंड करते हैं और मार्केट में हम लास्ट में इसको पैकेज और सप्लाई करके आगे भेज देते हैं। जो हमारा आखिरी प्रोसेस होता है पैकेजिंग या शिपिंग। जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके हम डिफरेंट डिफरेंट कार्डबोर्ड होते हैं, उसमें हम पैक करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं, या फिर आप अगर आउटसोर्स करते हैं तो किसी और के लिए अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनको आप सप्लाई करते हैं और इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस, किस तरीके से हमने देखा कि हेलमेट को बनाया जाता है किन किन रॉ मटेरियल के साथ। लेकिन अब हम देखते हैं एक एक्चुअल वीडियो कि किस तरीके से इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है और एक पूरा हेलमेट का रूप दिया जाता है।
बात करें अगर इंडस्ट्री में किस तरीके से अगर मैन्युफैक्चर करा जाता है हेलमेट को, तो सबसे पहले जो हम देखा थे ईपीएस, यानी कि जो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन का मटेरियल है या ग्रेनुअल्स है, जो दाने हैं, सबसे पहले हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डालते हैं उनको, और वो दाने कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हॉपर में, ये हॉपर है हमारा, और हॉपर में किस तरीके से जो हमारे ग्रेनुअल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक तरीके से सक हो रहे हैं और यहाँ से वो आगे जाके पूरा एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फीड हो रहे हैं। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ये पूरे अंदर जाते हैं इंजेक्ट होके, और यहाँ पर आप देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ यहाँ से पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अंदर जाती है, और यहाँ पर हमारा मोल्ड लगा होता है, जो कि सेपरेट होने के बाद हमारा जो एक हेलमेट है उसका आउटर शेल हमें प्रोवाइड कर देता है। ये इस तरीके से हमारा आउटर शेल आया। अब आउटर शेल आने के बाद जो हमारा मोल्ड बन के आता है, उसमें क्या होता है कि हमें वेरियस प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसको ट्रिमिंग करनी पड़ती है, उसको हमें देखना पड़ता है, और कुछ इस तरीके का शेल जो होता है हमारा, वो बन के आता है बाहर। अब बाहर बन के आने के बाद जैसे मैंने बोला था कि उसको हमें वॉश करके साफ़ करना होता है, ताकि हम उसको पेंट कर सकें अच्छे से और उस पे बफिंग चढ़ा कर सकें, जो कुछ इस तरीके का लगेगा चढ़ने के बाद। उसके लिए हम पूरा एक अच्छा सा क्लीन करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, और जो हमारा वाइज़र होता है उसको हम एक तरीके से मैन्युफैक्चर करके अलग-अलग पार्ट में हम उसको लगाते हैं। जो वाइज़र है आप उसको अलग से मँगा भी सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक्स्ट्रा है तो आप उसपे भी वहाँ पर आप उसको बना सकते हैं। जो आपने पेंटिंग देखेंगे अगर हम, कि किस तरीके से पेंट स्प्रे से हम उसको हेलमेट को स्प्रे कर रहे हैं और हर एक कोटिंग चढ़ा रहे हैं आसानी से, ताकि एक कोटिंग चढ़ाने के बाद हम उसको क्योर होने के लिए कुछ टाइम देते हैं, ताकि जो पेंटिंग है उसमें अच्छे से हेलमेट में चढ़े, और उसके लिए हम उसको हेलमेट्स को क्योर होने के लिए टाइम में हम उसको अंदर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद हम उसको हेलमेट्स को बनाते हैं पूरा, और जब उसके अंदर की स्टफिंग की बात होती है कि कौन-कौन सा मटेरियल लगना होता है, उसको कैसे-कैसे सिलाई करनी होती है, वो हम पैरेलली एक जगह पे हम उसको ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं हमारे इंटरनल मटेरियल को पूरा स्टिच करते हैं और बनाते हुए जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे पूरा ये इंटरनल मटेरियल हो जाता है और जो हमारा जो हेलमेट है वो बन जाता है, उसके बाद हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रैप रिटेंशन टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ये जो हमारा जो इंस्पेक्टर है, एक तरीके से वो पूरा टाइट करके देख रहे हैं कितना ये लोड झेल सकता है, और जब ये वेरीफाई हो जाता है पूरा, तब आगे ये प्रोसेस आगे मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग के लिए हम उसको दे देते हैं। इसके अलावा जो वेरियस हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को सिलाई करनी है और पैकेज करना है, वो सारा हम ऑपरेशन पूरा फुलफिल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और टेस्ट हम इस पे दे रहे हैं, जो कि पूरा इसको ड्रॉप टेस्ट कहते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट कहते हैं। जब एक एक्सीडेंट होता है तो बहुत देर के लिए हम, या बहुत कम टाइम में जो हमारा फोर्स लग रहा होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको एक तरीके से इम्पैक्ट टेस्ट है या फिर ड्रॉप टेस्ट है, इसकी स्ट्रेंथ फिर कवर के अंदर डाल के हम इसको पूरा पैक करते हैं। फाइनल हो जाने के बाद हम इसको पूरा एक तरीके से मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, पैक कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं जो हम करते हैं अगर हेलमेट्स के बनाना होता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमारा टेस्ट है, इसको हम, जैसे हमने बात करा था पेनिट्रेशन का, शार्प ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें हम पेनिट्रेट करा के देखते हैं कि कितना अंदर ये जा रहा है, और उस वजह से ये पूरा टेस्ट हम फुलफिल करते हैं। इसके अलावा जो हमें कोटिंग करनी होती है, जो हम एडहेसिव का ये बात कर रहे थे, वो हम यहाँ पर इसको एडहेसिव लगाते हैं, और फिर हम पूरा आगे मटेरियल को पैक वैक करके हम पूरा उसको हेलमेट हमारा मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस, किस तरीके से हेलमेट बनाया जाता है। सबसे पहले उसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ले जाके हम उसको एक मोल्ड बनाते हैं, तैयार करते हैं, मोल्ड की क्लीनिंग करते हैं, जो हमारा मोल्ड से बन के आया प्रोडक्ट उसको पूरा हम शाइनी लुक देते हैं, पेंट करते हैं। साथ ही साथ हम उसको स्टिचिंग जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर हम पूरा मटेरियल इंटरनल पार्ट हम पूरा स्टिच करते हैं। इसके अलावा जो हम उसकी पूरी असेंबली करते हैं, वाइजर्स लगाते हैं, और फिर हम उसको पूरा वेरियस टेस्ट से गुजार के पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है पीवीसी वायर। अब पीवीसी वायर की अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम अगर सोचें और रिमेंबर करें, याद करें, तो पीवीसी वायर के बिना वो फुलफिल नहीं हो सकता। और जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, तो कहीं ना कहीं हमें तार जो होती है नॉर्मल वो याद आती है। और पीवीसी वायर एक ऐसी वायर है जो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो भी हमारा अंदर का कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अब वो मान लीजिए हमारा कंडक्टर मटेरियल या तो कॉपर है या एल्यूमिनियम है या फिर कोई भी अलग अगर मटेरियल होगा, उसको एक कोटिंग देने के लिए, उसके ऊपर एक परत चढ़ाने के लिए हमें एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जो एज एन इंसुलेटर काम करे। क्योंकि अगर वो बेयर वायर होगी, या फिर अगर बात करें कि वो उसमें कोई भी अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो अगर किसी ने गलती से भी छुआ, तो वो करंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और काफ़ी वो डेंजरस होता है। इसलिए हमें एक प्रोटेक्शन देनी होती है जो कि लाइट भी हो और अपना काम भी फुलफिल करे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीवीसी वायर। अब पीवीसी वायर जो होता है, अब पीवीसी का मतलब क्या होता है? पीवीसी एक टाइप ऑफ प्लास्टिक का ग्रेड होता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और उससे ही हम जो ग्रैन्युल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी प्रीवियस जो आइडिया था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ग्रैन्युल्स होते हैं, जो हेलमेट के ग्रैन्युल्स बनते हैं ईपीएस मटेरियल का,
उसी तरीके से पीवीसी के भी मटेरियल के ग्रैन्युल्स होते हैं और इनको भी फिर दोबारा हमें एक शीट जो होती है उनकी तैयार करते हैं और उससे हम पूरा वायर पे कोटिंग देते हैं। तो वो कैसे हम करते हैं, क्या-क्या प्रोसेस होता है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पीवीसी वायर होता है वो अगर आप देखें तो इस रूप का होता है, कुछ आपने देखा ही होगा नॉर्मल जो घर में कनेक्शंस होते हैं। कुछ रेड कलर के होते हैं, येलो कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और वो उस पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से पिगमेंट्स डाले हुए हैं, कलर डाले हुए हैं, ग्रैन्युल्स कौन से कलर के लिए हैं और उस तरीके से हम पीवीसी वायर को बताते हैं। तो जब भी हम पीवीसी वायर या फिर केबल की बात करते हैं, तो वायर तो एक तरीके से पतला हो गया है, लेकिन अगर केबल की बात करें तो केबल में जनरली 2 या 2 से ज़्यादा वायर्स होते हैं, तब जाके हम उसको केबल का नाम देते हैं। ये जो केबल होते हैं अंदर इनको ये ट्विस्ट होते हैं या फिर कभी-कभी देखा होगा आपने बहुत स्ट्रेंथ का मटेरियल होता है, तार होता है तो फिर वो आपस में एकदम ट्विस्टेड होते हैं, कोई-कोई होते हैं एकदम सीधे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम जहाँ-जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से हम उसको मोल्ड कर लेते हैं। अब ये जो वायर्स और जो केबल्स होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब एक बंधे हुए होते हैं, अंदर होते हैं किसके, जो हमारा नॉन इंसुलेटर मटेरियल है या नॉन कंडक्टिव मटेरियल है और वो हमारा प्लास्टिक मटेरियल यानी कि पीवीसी होता है। और इसी तरीके से पीवीसी जो होता है वो एक तरीके से पीवीसी हम यूज़ करते हैं या फिर हम पीई जो पॉलीइथाइलीन होता है, पीई या फिर पीवीसी का यूज़ करते हैं और इससे हम उसके जो ऊपर की जो नॉन कंडक्टिंग लेयर है उसको बनाते हैं ताकि इंसुलेटर हमें प्रोवाइड हो। अगर बात करें यूजेस की तो डेफिनेटली बहुत से यूजेस हैं हमारे वायर्स के। अगर जब भी कहीं ट्रांसमिशन लाइन की बात करनी हो या फिर एक एंड से जो मेन वर्क स्टेशन से हमें दूसरे एंड स्टेशन तक, सब स्टेशन तक बिजली पहुंचानी होती है, तो डेफिनेटली लंबे लंबे जो हमारे वायर्स होते हैं, तार्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। यहीं हम अगर घर की बात करें नॉर्मल, हमने देखा होगा हर जगह जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है वहाँ डेफिनेटली पीवीसी वायर्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं और वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल जैसे आप अगर बिज़नेस सेट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। 3 फेज़ होता है, सिंगल फेज़ होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वायर्स की चेंज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा ऊपर का जो, अगर आप एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप एज़ अ इंसुलेटर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऊपर का आपका पीई मटीरियल होगा या पीवीसी मटीरियल होगा, उसके ग्रैन्युल्स के लेके जो भी आपको वायर्स को उसको कोटिंग चढ़ानी है, आप बड़े आसानी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हाउस वायरिंग होती है, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, जो पीवीसी इंस्टॉल्ड होते हैं वायर और केबल्स को, वो एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। वहीं अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो केबल्स जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ हमारे जो पीवीसी टाइप्स के वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आता है हमारा, वो होता है हमारा स्पेशल पीवीसी वायर्स एंड केबल्स। अब स्पेशल मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है हमारा एग्ज़िबिट करता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वायर्स की, जो एक तरीके से शीथिंग पर्पस, जो हमें जो बात करते हैं इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर जो उसपे सीथिंग, शीथिंग मतलब होता है कि जो हम ऊपर की कवरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कवर कर रहे हैं किसी चीज़ से इंसुलेटर के तौर पे, उसको हम एज़ अ इंसुलेटर मानते हैं, उसको हम कहते हैं सीथिंग पर्पस। और यहाँ पर स्पेशल इसलिए बोला है क्योंकि हम स्पेशल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशल हम तरीके के जो हमारा पीवीसी या पीई है उसको यूज़ करके हम बनाते हैं। और ये जनरली आम तौर पे हम ज़्यादातर मोस्टली यही यूज़ करते हैं जब इंसुलेटर की बात हो रही होती है या वायर्स की बात हो रही है। तो ये जो प्रेज़ेंट करते हैं बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, गुड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए, बात अगर वायर्स की कर रहे हैं तो सिर्फ़ हमें कंडक्शन पे ध्यान नहीं देना कि कितना कंडक्शन जा रहा है, डेफ़िनेटली वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन उसके साथ जो हम अगर ऊपर का जो मटीरियल बना रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जो पीवीसी या पीई का मटीरियल होगा, उसकी स्ट्रेंथ का भी मटीरियल पार्ट बात होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे वायर्स हैं, मान लीजिए बहुत से कोई लूज़ वायर होते हैं, कोई हार्ड वायर होते हैं और अलग-अलग उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। अगर मान लीजिए कोई बहुत लूज़ वायर है और क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर वो कोई अगर एक हार्श कंडीशन में है या फिर वो सही से टंगे नहीं हैं, कहीं से वो उनके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, कहीं से वो कट रहे हैं, तो बहुत लूज़ होने की वजह से वो धीरे-धीरे उन पे निशान आता है और एट द एंड वो वहाँ से छिल जाते हैं या वहाँ से कट जाते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है आपका मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस तार उसकी कोटिंग की, कि किस तरीके से आपने कौन-सा मटीरियल चूज़ करा है और कितने ग्रेड का यूज़ करा है, कितना मोटा उसको थिकनेस दे रखी है और किस तरीके से आपने उसको बनाया है। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान देना होता है जब हम मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि जो वायर्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात हुई है, अगर देखिए अगर वायर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अगर वो थोड़ा लचीला भी नहीं होगा, तो कहीं न कहीं वो स्टिफ बन जाएगा। और अगर मान लीजिए ठंड का सीज़न है या फिर मान लीजिए कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर हमें एल शेप्स होते हैं या वायर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं, हमारे फ्रेमिंग करनी है हमें या फिर घर के डेकोरेशन करना है साइड बाय साइड,
तो वहाँ पर हमने देखा होगा कि अगर कॉर्नर से क्या होता है कि अगर स्टिफ होने की वजह से यहाँ पर क्रैक्स हो जाते हैं वायर्स के, जो ऊपर की कोटिंग होती है और वो छिलने लगती है। तो जैसे-जैसे वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, एक टाइम के बाद वो क्या होता है पूरा छिल जाता है और आपका जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो हमें ध्यान देना होता है कि उस तरीके से पूरा वायर हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद जो दूसरा टाइप का हमारा पीवीसी वायर होता है, वो होता है कोल्ड रेजिस्टेंट वायर पीवीसी। अब जो जनरली अगर हम बात करें इंडिया में तो हम स्पेशल पीवीसी ही बात करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोल्ड रेजिस्टेंस पीवीसी की बात नहीं करते, क्योंकि अगर बात करें यहाँ आपने कम देखा होगा इसको कोल्ड रेजिस्टेंस पीवीसी को। ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट के लिए होता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत डाउन होता है, वहाँ पर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, जो हमारे वायर्स होती है उसकी स्ट्रेंथ अलग चाहिए होती है। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई केबल एक्सटेंशन जो है वो फैला हुआ है या फिर कहीं कनेक्शन जो है वो दूर से लिया गया है और बीच में अगर वो कहीं स्नोफॉल हो रहा है या फिर कहीं पर कुछ बारिश हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो क्या होता है कि जो वायर फैल रही है उस पे क्या होता है लोड आता है। और अगर मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है, मान लीजिए कहीं नॉर्दर्न साइड पे, तो वहाँ पे स्नोफॉल होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि लोड जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है और अगर उस वायर की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो फिर वो कहीं न कहीं वहाँ से फॉल आउट कर जाएगा, वहाँ से वो टूट जाएगा। तो उसके लिए हमें अलग से स्पेशल टाइप के रेजिस्टेंस वायर चाहिए होते हैं जो कि कोल्ड रेजिस्टेंस पीवीसी होते हैं। इनको हम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सब चीज़ 0 टेम्परेचर्स, जो अगर हम बात करें इंडिया में तो नॉर्दर्न साइड में बहुत ज़्यादा अगर ठंड है वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पर भी कनेक्शन चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी होती है। तो उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ पीवीसी, अगर नॉर्मल पीवीसी यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली वो जम जाएँगे, कड़क हो जाएँगे और कहीं न कहीं वो रेजिस्टेंस बहुत प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा एक तो वायर की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं न कहीं हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा कि वो जाम हो जाएगा और वहाँ से अगर बर्फ़ टम टेम्परेचर जो है ठंडा हो रहा है, तो वो सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ने की वजह से क्या होगा वो इंसुलेशन जो है वो अंदर कंडक्टिंग मटेरियल में मिक्स हो जाएगा और एक अच्छे से जो प्रोवाइड होनी थी उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी जानी थी, एक अच्छे से जो कनेक्शन पहुँचाना था, वो कनेक्शन कहीं न कहीं बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ ही जो केबल्स होते हैं एग्ज़िबिट करते हैं एक एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, जहाँ जैसे हम बात कर रहे थे, एक स्ट्रेंथ देना होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है कोल्ड रेजिस्टेंस वायर में भी और उस तरीके से उनको अलग-अलग ग्रेड पे बनाया जाता है। ये अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं जब ये एक्सपोज़ होते हैं एक वेरियस एक्सट्रीम वेदर में, क्योंकि ये बने ही उस चीज़ के लिए हैं कि हमें अगर नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो ये एक तरीके से ये हमें एडिशनल कॉस्ट ही बेयर करनी पड़ेगी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हमें कोल्ड टेम्परेचर की बात करनी है तो वहाँ पर हम उसको डेफिनेटली कोल्ड रेजिस्टेंट पीवीसी को यूज़ करेंगे। अब जिस तरीके से हमने कोल्ड की बात करी उसी तरीके से इसका ऑपोजिट भी होगा जहाँ हम हीट रेजिस्टेंस पीवीसी की बात करेंगे। अब हीट रेजिस्टेंस जिस तरीके से हम कोल्ड टेम्परेचर को सर्वाइव करने के लिए हमें कोल्ड पीवीसी चाहिए था, उसी तरीके से सिमिलरली हीट रेजिस्टेंस भी हमें चाहिए पीवीसी वायर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टेम्परेचर है, अगर या फिर ऐसा रीजन है जैसे राजस्थान हो गया या फिर हम और किसी शहर के अगर हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अबव है, तो वहाँ पे हमें स्पेशल टाइप ऑफ पीवीसी वायर्स चाहिए होंगे, क्योंकि नॉर्मल वायर अगर नॉर्मल प्लास्टिक ले रहे हैं हम तो डेफिनेटली वो मेल्ट कर जाएगा और वो कहीं न कहीं से कनेक्शन लूज़ हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा अगर मान लीजिए हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने अगर वायर स्ट्रेट जाना होता है, तो वो ठंड के या गर्मी की वजह से एक्सपैंड होके वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, जो कि कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। और अगर ठंड में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं सिकुड़ने लगेगा और जो हमारे ये स्ट्रक्चर है, इस पे कहीं न कहीं लोड आने लगेगा, जो इम्पैक्ट करेगा उसके रिजिडिटी को और उसकी स्ट्रेंथ को। तो उसके लिए हर एक स्पेशल कंडीशन के लिए स्पेशल वायर चाहिए होता है और उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो एक टेम्परेचर जो है वो 100 से ऊपर मतलब 105 डिग्री सेल्सियस तक में पहुँच सकता है। और वहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर बड़े-बड़े फर्नेस हैं, वहाँ पर या बॉयलर्स हैं, प्लांट है, पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे भी हमें स्पेशल टाइप ऑफ वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। वहीं क्योंकि आस-पास का जो टेम्परेचर होता है, अगर मान लीजिए बॉयलर है, कहीं कहीं फर्नेस है, भट्टी जल रही है, उसके आस-पास जो तार चाहिए जाई जा रही है, उसके अंदर जो कनेक्शन चाहिए होता है, वो उतना टेम्परेचर उसको सहना होता है, वरना क्या होगा कि वो हीट जो है वो अंदर कंडक्ट कर जाएगी और वो एक तरीके से कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ये पॉसेस करते हैं एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वैल्यूज़ जब इनको हाई टेम्परेचर पे भेजते हैं। क्योंकि उसी तरीके से अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कॉस्ट एडिशनल बेयर करनी पड़ेगी जहाँ इनका यूज़ नहीं है। वहाँ हम स्पेशल पीवीसी का यूज़ करते हैं। और अगर मैं हम बात करें आम भाषा में तो हम हर जगह जो देखेंगे हम वायर जो होते हैं वो स्पेशल पीवीसी होते हैं। क्योंकि उसमें कोई एडिशनल ऐसा नहीं होता कि हीट से बचाना है या ठंड से बचाना है।
क्योंकि नॉर्मल जो 25 या 30 डिग्री होता है, या फिर विंटर में हम बात करें 10 डिग्री 12 डिग्री, उतना वो सह लेते हैं आराम से, इसलिए हम कभी इनके ऊपर आते नहीं हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक अगर रीजन है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस है, और अगर आप स्पेसिफिक एक नीश में जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इनको स्टार्ट कर सकते हैं अलग अलग मटेरियल के साथ। इसी तरीके से जब हमने हीट की बात करी, कोल्ड की बात करी, तो एक आता है हमारा ऑयल रेजिस्टेंस। अब ऑयल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पीवीसी होता है जो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल करता है। क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने कोई ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर जो ऑयल की स्पेलेज हो रही है, ऑयल जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है वायर का, तो नॉर्मल अगर वो नॉर्मल पीवीसी वायर होगा तो उसका आपने देखा होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल है, अंदर जो है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल जा रहा है, और बाहर हमारे के ऑयल है बहुत। तो ऑयल क्या करेगा, वो कुछ देर बाद जो बाहर ऑयल डिस्ट्रीब्यूट था वो अंदर आने लगेगा, और अंदर आके वो क्या करेगा, जो हमारा वायर है इसके साथ वो कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने की वजह से जो इसकी ऊपर की जो कोटिंग है, जो इसकी आपने देखा होगा, जो ऊपर का हमारा जो पीवीसी, अगर नॉर्मल हम पीवीसी लगा रहे हैं तो उसको वो कहीं ना कहीं सीप आउट कर देगा, और उसके अंदर वो जाने लगेगा, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसको वो कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा, क्योंकि ऑयल जो है वो इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, और ये पार्ट जो है वो थोड़ा फूलने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा, और बाहर जो होगा वो पूरा क्रैक होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें स्पेशल ऑयल रेजिस्टेंस पीवीसी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो काम हम सिर्फ उसी के लिए कर सकते हैं जब हमारे पास ऐसा पीवीसी वायर हो जो ऑयल को रेजिस्ट कर सके। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारा होज था उसके अंदर जो हमारा स्पाइरल एक तरीके से रीइंफोर्समेंट करा गया है, ताकि जो है वो ईजिली हमारा ट्रांसफ़र ना हो जो ऑयल है, और वो बाहर ही बाहर लेयर पे रहे और अंदर ना जा पाए। इस तरीके से उसको बनाया जाता है, और ये मिक्सचर जो होता है ऑयल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं डेफिनेटली। और शीट मटेरियल जो ऐसा होता है कि ये हम इसको, जो हमारा मिक्सचर होता है मोस्टली यूज़ करा जाता है शीट मटेरियल के लिए, एक तरीके से ऊपर की जो कवर ही दे रहे हैं इन केबल्स के लिए, लेकिन इसके साथ ही इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ इंस्टॉलेशन के लिए भी, जो एक तरीके से हमारे कंडक्टिव मटेरियल और हमारे जो बॉडी है उसको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट हमने वायर्स देखे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी वो हम बात कर रहे हैं स्पेशल पीवीसी वायर की, जो आमतौर पर जनरली यूज़ करा जाता है, बहुत ही लार्ज ऑडियंस है उसके लिए। उसके लिए हमें जो वायर्स रिक्वायरमेंट होती है, डेफिनेटली एक हमें कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए होता है जिसकी वायर आपको मैन्युफैक्चर करनी है, और वो आपका कुछ भी हो सकता है, आप कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेकिन प्रेफर यही होता है कि जो बेस्ट मटेरियल होता है वो कॉपर ही होता है, और कॉपर को ही साथ ही हमें जाना चाहिए। और कॉपर वायर होती है, इसके ऊपर हमें कोटिंग चढ़ानी होती है, और वो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीवीसी रेजिन या पीवीसी रेजिन का पाउडर। इसके अलावा कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है मिक्स करने के लिए, एक अच्छा उसको कलर देने के लिए भी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, वैक्स हो गया, टाइटेनियम हो गया। इसके साथ जब पूरा ये असेंबल हो जाता है, बन जाता है, तो उसके बाद हम उसको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होता है जिसमें हम अच्छे से रैप कर सकें, अपना लोगो लगा सकें, और फिर आगे मार्केट में सप्लाई कर सकें। मशीन्स की बात करें तो डेफ़िनेटली हमें, जब हमारे पास वायर्स आती है, कॉपर के जो बंडल आते हैं, उनको स्ट्रेट करना होता है, जिसके लिए हम लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है अगर हम उसको मैनुअली करेंगे, और कहीं न कहीं वो हार्म भी पहुँचा सकता है, हमारे हाथ को कहीं छील सकते हैं, कट सकते हैं। उसके लिए हम मशीन यूज़ करते हैं जो कि होता है हमारा वायर स्ट्रेटनिंग इक्विपमेंट, या वायर स्ट्रेटनिंग मशीन होती है। इसके अलावा जो होता है हमारा पीवीसी एक्सट्रूडर होता है। पीवीसी एक्सट्रूडर एक तरीके से जो हम बात कर रहे हैं कि एक ओपनिंग होती है, और यहाँ से हम मटेरियल जो है वो हमारा ग्रैन्युल्स जो होते हैं वो जाते हैं, और यहाँ से वो बाहर एक पतले से वायर के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, जो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर है। ये हमारा हॉपर है, यहाँ पर हम ग्रैन्युल्स जो होते हैं, दाने जो होते हैं पीवीसी के, वो हम डालते हैं इसके अंदर। ये हमारा बैरल है जहाँ पर हम हीटिंग करते हैं, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ओपनिंग, जो ये पार्ट है, इस ओपनिंग को हम उतना ही इसमें एक होल बनाते हैं जितना हमें वायर की थिकनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें मोटा वायर चाहिए तो हम इतना डायमीटर लेंगे इसका, जितना भी होगा। अगर हमें छोटा या फिर पतला वायर चाहिए तो हम यहाँ पर इसका माउथ जो है वो और छोटा कर देंगे, और जब हम इसको यहाँ से पुश करेंगे तो ये इतने अमाउंट में ही एक पूरी वायर निकल के आएगी, और इस तरीके से ये पूरा हमारा एक्सट्रूडर जो है वो काम करेगा। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि हमारे पास वायर कोटिंग मशीन चाहिए होती है, वायर को कोट करने के लिए उसके ऊपर। अब केबल हमारा बन गया तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स लगाने होते हैं केबल के ऊपर, तो उसके लिए हम प्रिंटिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जो आराम से एक केबल को प्रिंट करते हुए जाता है और उस पर लेबलिंग करते हुए जाती है।
इसके अलावा जो हमारे मशीन्स होती हैं उसमें हमें चाहिए होता है एक मेज़र करने के लिए हमने कितना बंडल बना लिया है, तो उसके लिए हमें मेजरिंग एंड कॉइल मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। बार रोटरी मशीनरी होती है फॉर क्रीजिंग के लिए, साइजिंग के लिए और एसेंट्रिक स्लॉट्स के लिए। जो हमारे वायर्स बन के आ रहे हैं, वायर्स जो बन रहे हैं वो एक लाइन में बनते हुए जाते हैं। लेकिन हमें कितने मीटर का चाहिए, 10 मीटर का, 5 मीटर का, 1 मीटर का, तो उसके हिसाब से हमें डिफरेंट जो हम बैच डिसाइड करा है हमने, एक बंडल सेट करा है, उसके हिसाब से हमें स्लॉट करना होता है, कट करना होता है और एक पूरा क्रीज बना के उसको पैकेजिंग करना होता है। उसके लिए हम बायर रोटरी मशीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम टेस्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वेरियस, ताकि हम एक एंड से दूसरे एंड तक हम देख रहे हैं पूरा कंडक्टर हो तो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं हमने बीच में से इंसुलेट कर दिया, कुछ मटेरियल ऐसा वो पेनिट्रेट हो गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पूरा टेस्ट करते हैं, फिर वायर्स को हम भेजते हैं। लास्ट में इंस्टॉलेशन एंड लाइन फिटिंग करते हैं, जिससे कि पूरा हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ वायर्स पूरे ससेप्टेबल हैं, सही से बन चुके हैं और इनको पैकेज करके सप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे एक तरीके से रॉ मटेरियल मशीनरी के रिक्वायरमेंट, लेकिन हमें किस तरीके से इसको बनाना होता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस लगते हैं, वो हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। बात करते हैं किस तरीके से इंडस्ट्री में बनाया जाता है हमारे वायर्स को और उनकी कोटिंग को। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा कंडक्टर होता है, जो कि कॉपर होता है, उसको हम लेते हैं, उसको हम अनवाइंड करते हैं और अनवाइंड करने के लिए हमारे पास जो बार स्ट्रेटनिंग बार की मशीन होती है, उससे हम इसको गुजारते हैं, जिसमें रोलर्स लगे होते हैं, डाइज लगी होती हैं और वहाँ पर ये पैरेलली रन करते हुए जाते हैं, जिससे ये पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं। अब स्ट्रेट होने की वजह से इनको आगे जो होता है हम इनको वाइंडिंग करते रहते हैं और यहाँ पर हम प्रॉपर हीट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हीट प्रोवाइड करने से उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और उससे वो आसानी से पूरे अनवाइंड होते हैं और आगे पूरे फैलते हुए जाते हैं। जब वो ऐसे हमारे पास जो वायर्स होते हैं कॉपर वो पूरे स्ट्रेट जा रहे होते हैं उसके दौरान, तो हम देखते हैं कि हर एक प्रोसेस जो है वो पूरा केयरफुली हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल्स हमारे पास मशीन्स होती हैं, जहाँ पर हम कॉपर वायर्स को एक-एक करके गुजारते हैं। अब गुजारने के बाद जो हमारा पीवीसी का जो हमारी कोटिंग होती है, हम पीवीसी के ग्रैन्युल्स को अलग से उसको कोटिंग देते हैं और वहाँ पर हम उसको जो वायर्स होती है उसके कवरिंग के लिए पीवीसी ग्रैन्युल्स को हम एक्सटेंड कराते हैं और उसकी पैरेलली एक पूरी सीरीज रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाइट पीवीसी मटेरियल है वो पूरा एक लूप बना रहा है और एक पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा है मूव। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो वायर्स थे उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ी है एक तरीके से जो वाइट कलर की, उस पे एक ठंडा होने के लिए हम उसको एक टैंक में डालते हैं, ताकि वो पूरा अच्छे से उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाए और वहाँ से हम उसको पूरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर जब हम डाल देते हैं उसके कोटिंग करने के बाद, तो हम इसको पूरा देखते हैं कि हर एक जो स्ट्रेंथ का मटेरियल है वो पूरा अच्छे तरीके से कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर इसी तरीके से हम हर एक वायर को, जो हमारे डिफरेंट मोटे वायर हैं या फिर जो पतले वायर हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो प्लास्टिक के जो हमारे पास पीवीसी होता है उसको हम अलग स्पूल में लेते हैं और वहाँ से हम उसको फॉरवर्ड करते हुए जाते हैं, ताकि एक के ऊपर एक जो कोटिंग है वो पूरी चढ़ जाए। अब यहाँ पर चढ़ने के बाद उसको अच्छे से पानी में डालने के बाद इसको हम क्योर होने देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हर एक पार्ट है वो पूरा प्रोसेस एक असेंबली से करा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एक जो माइक्रोमीटर होता है या फिर गेज होता है वो इसकी पूरी डायमीटर को चेक करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर जो है वो पूरा यहाँ पर रीडिंग आ जाती है, कितने डायमीटर का होता है, कितने टॉलरेंस के साथ हमने इसको बनाया है। इसके अंदर ही हमारा कंडक्टर भी है और इसके ऊपर हमने पीवीसी कोटिंग भी दे दी। कभी-कभी क्या होता है कि हम अगर कोई ज़्यादा कोटिंग दे देते हैं तो जो हमारा डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है और यहाँ से वो पता चल जाता है, तो हम पूरे बैच को रिजेक्ट करते हैं और फिर दूसरा दोबारा से हम उसको रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियसली इसका इंस्पेक्ट भी करते रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं और जब ये चेक पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको पूरा वाइंड कर देते हैं, ताकि आगे हम इसको प्रोसेस कर सकें। वहीं अगर हम देखें कि डिफरेंट जो हमें हीटिंग प्रोवाइड करनी होती है स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, हम इसको अलग से चैम्बर में डालते हैं, जहाँ पर हम इसको पूरा मल्टीपल कनेक्शंस देख के, एक पूरा वायर देख के कि हमारा जो एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है, वो पूरा कंडक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा। जब वो पूरा हमारा चेक हो जाता है, उसके बाद हम इसको फाइनल पैक करते हैं हमारे जो कार्डबोर्ड्स होते हैं और वहाँ पर हम उसको पूरी पैकेजिंग करके हमारा वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा एक तरीके से वायर को बनाया जाता है कि पहले हमारा जो पीवीसी का जो केबल होता है उसको लेते हैं एक साइड से जो हमारी कॉपर वायर होती है उसको लेते हैं और फिर दोनों को पैरेलली रन करा के उसके अंदर हम पूरा उसमें इंसर्ट कराते हैं और उसके ऊपर एक लेयरिंग बनाते हैं और फिर उसको हम गर्म होके क्योरिंग करते हैं और फिर उसको ठंडा करके हम पूरा फाइनलाइज करते हैं, ताकि स्ट्रेस पूरा रिलीज हो जाए और फिर तब जाके हम उसको फाइनल टेस्टिंग करके पैक करते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 2 बिज़नेस आइडिया। उम्मीद है आपको ये सेशन फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे ज़ूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में दिया है। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो डेफ़िनेटली आप ज़ूम सेशन से जुड़िए। वहाँ पर आपको हर सवालों का जवाब मिलेगा। थैंक यू।